हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर का जो अगला पोर्शन है हमारा, एपिसोड 14। एपिसोड नंबर 14 वेक्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर्स के अंदर हमने एपिसोड 12 और 13 कवर अप किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले आपको वो देखने पड़ेंगे। ये बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर का एपिसोड नंबर 14 है। बेसिक मैथ्स का भी हमने बहुत सारा पोर्शन कवर अप किया है। तो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द फिजिक्स बूस्टर and you can join us on Telegram and Instagram. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन को खत्म किया था, टॉपिक को खत्म किया था वहां पे पोजीशन वेक्टर पे। आज अपने स्टार्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर के ही आगे चलते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे हम लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए कुछ इस तरह से। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हम लोग दो वेक्टर्स कंसीडर करेंगे। पहला वेक्टर हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये एक पोजीशन को बताएगा और दूसरा वेक्टर हमारा दूसरी पोजीशन को बताएगा। दूसरा वेक्टर दूसरी पोजीशन को कुछ इस तरह से बताएगा। ये दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में बनाए हैं, अगर आप देखें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ये हमारा ओरिजिन 0,0,0। ये हमारा पॉइंट P मान लेते हैं x1 y1 z1 और ये हमारा पॉइंट Q x2 y2 एंड बच्चों z2। क्लियर। तो इसको हम लोग बोल देते हैं r1 वेक्टर और इसको बोल देते हैं r2 वेक्टर। अगर आपको याद हो r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हमने कहाँ डिस्कस किया था, पिछले एपिसोड में। एपिसोड नंबर कितना था, 13। r1 और r2 वेक्टर क्या थे, पोजीशन वेक्टर्स थे। दोनों ही पोजीशन वेक्टर्स को शो करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे r1 r2 पोजीशन वेक्टर है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अगर मैं P से लेके Q तक की पोजीशन बताना चाहता हूँ, P से लेके Q तक की पोजीशन बताना चाहता हूँ, या मैं Q से लेके P तक की पोजीशन बताना चाहता हूँ, Q से लेके P तक की, तो जो वेक्टर काम आते हैं उनको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब चाहे मैं P से Q तक की पोजीशन बताऊं, चाहे मैं Q से लेके P तक की पोजीशन बताऊं, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो वेक्टर्स पोजीशन बताते हैं उनको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन जानना चाहते हो तो वो होगा पोजीशन वेक्टर। और लेकिन अगर आप जानना चाहते हो कि एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, तो उसको बोला जाता है, शो करने के लिए जो वेक्टर यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप P से Q जा रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं P Q वेक्टर, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं Q P वेक्टर। दोनों ही सही हैं, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताते हैं, लेकिन दोनों को ओपन करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। कैसे, पहले तो आप P को वेक्टर की फॉर्म में अगर आप लिखें, P को वेक्टर की फॉर्म में लिखें ऑर्थोगोनल ट्रायड की फॉर्म में, जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। उसी तरह अगर आप Q को भी वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऑर्थोगोनल ट्रायड की फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। एपिसोड नंबर 13 के अंदर वी हैव डिस्कस द थिंग। अब देखिए आगे, तो P वेक्टर इस तरह से और Q वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब हमें मान लीजिए PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है। PQ वेक्टर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमें PQ वेक्टर को फाइंड आउट करना होगा तो कैसे किया जाएगा। PQ वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आप कुछ इस तरह से ओपन करेंगे, PQ वेक्टर को इस तरह से आप ओपन करेंगे। कैसे, आप लिखेंगे Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, और अगर आपको QP वेक्टर चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ऐसे। तो देखो किसमें से क्या माइनस करना है ये बताता है कौन वेक्टर। जैसे वेक्टर का हेड जिस तरफ होगा, ये वेक्टर का हेड होता है आपको पता है, और ये क्या होती है, टेल। तो अगर वेक्टर का हेड Q की तरफ है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा PQ वेक्टर। और अगर वेक्टर का जो हेड है, अगर वेक्टर का हेड Q की तरफ है ऐसे, तो ये एक टेल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर का हेड Q, सॉरी तो वही आ गया, रिपीट कर लेते हैं। इसको हम लोग P बोल देते हैं इस पॉइंट को।
ये जो पॉइंट हमें दे रखा है हेड वाला पॉइंट, इस बार अपने पी एज्यूम कर लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वेक्टर का हेड किधर है, पी की तरफ है, तो इसको क्या लिखेंगे, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, और बोला क्या जाएगा, क्यू पी वेक्टर। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वेक्टर का हेड जिधर होता है वही वेक्टर आपके लिए बड़ा होता है, उसमें से आपने दूसरे को माइनस करना है। तो जब हम पी क्यू वेक्टर लिख रहे हैं दैट मीन्स क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, इसका मतलब हेड किधर है, क्यू की तरफ है। जब हम क्यू पी वेक्टर लिख रहे हैं तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ओके। तो चलिए अगर हम लोग पी क्यू वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आ जाएगी, देखो अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो व्हाट विल बी गेट, जो वैल्यूज हमने निकाली हैं तो वहां से आपको देखो क्या मिलेगा, पी क्यू वेक्टर आपको मिलेगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। डन। तो पी क्यू वेक्टर यहां से आपको क्या मिल गया, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। लो ये आ गया हमारे पास पी क्यू वेक्टर। और ये जो पी क्यू वेक्टर है ना बच्चों, इसी को ही क्या बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। तो जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आई है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। अगर आप qp वेक्टर फाइंड आउट करते हैं तो यू कैन से दैट, अगर आप qp वेक्टर फाइंड आउट करते तो उल्टा हो जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे y1, यहाँ पे y2, यहाँ पे z1 और यहाँ पे z2। कब, अगर आप qp वेक्टर फाइंड आउट करते तो बस इतना सा फर्क पड़ता, लेकिन वो भी पोजीशन वेक्टर होता। क्लियर। अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने का एक सिंपल मेथड ढूंढ लें कि कैसे इसको डिनोट किया जाता है पी क्यू वेक्टर के बजाय, ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, आप क्यूपी वेक्टर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको डिनोट किया जाता है, देखो अगर हमें इसको एक परमानेंट मेथड से डिनोट करना है तो हाउ वी विल डिनोट, कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, देखो कुछ ऐसे डिनोट करेंगे हम लोग इसको, डेल्टा आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ओके। तो क्या बना, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये मेथड है, डेल्टा आर से आप डिनोट कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर। अब आपको ये पता है कि जो डेल्टा आर है वो डिफरेंस को बताता है, तो क्या आप x2 माइनस x1 को डेल्टा x i कैप और y2 माइनस y1 को डेल्टा y j कैप और z2 माइनस z1 को डेल्टा z k कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर इसी को हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यूज करें, ये वर्क पावर एनर्जी में आपके बड़ा काम आएगा। इसी को अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की फॉर्म में यूज करें तो देखो क्या आ जाएगा, हमें मिलेगा डी आर वैक्टर, उस केस में डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड, ये तो इसी चीज को ही हम लोग आगे चल के डिफरेंशिएशन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखा जाता है, डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। और अगर आप डेल्टाज की फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। क्लियर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ, इसका डीआर फॉर्मेट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस पे न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं, जनरली प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि पोजीशन वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाए। आपके दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। अब थिंग इज कि x2 किसको एज्यूम करना है, x1 किसको एज्यूम करना है, y2 y1 और z2 z1 किसको एज्यूम करना है, वो अपने को देखना है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, देखो क्या रहेगा न्यूमेरिकल। मान लीजिए मैंने आपको बोला फाइंड पोजीशन ऑफ 2 3 माइनस 1 विद रेस्पेक्ट टू 1 1 1, मतलब आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है इसके रेस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे, तो पहले तो देखो आप इनको नाम दे दो, मान लो ये P है और ये क्या है Q। तो आपको जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है आप लिख लो, जैसे P लिख लिया और आपने क्या लिख लिया Q, ऐसे लिख लिया, उल्टा भी लिख सकते हो। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, आप एक वेक्टर बनाएं और जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ आप वो वेक्टर इंडिकेट कर दें। जैसे आपको यहाँ पे किसकी P की पोजीशन फाइंड आउट करनी थी,
किसके रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में। तो अपने वेक्टर बना के पी की तरफ इंडिकेट कर दिया। इसके कोऑर्डिनेट 2 3 -1, इसके कोऑर्डिनेट 1 1 1। तो एक्चुअली अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो एरो किधर जा रहा है, हमारा जो एरो है वो पी की तरफ जा रहा है, क्यू से पी की तरफ जा रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे क्यू पी वैक्टर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या लिखेंगे, क्यू पी वैक्टर। यही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बन जाएगा। जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ एरो कर दो और आपको वहां से क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। तो पी वैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं 2i कैप 3j कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको लिखना मैंने सिखाया आपको एपिसोड 13 के अंदर, तो जाके एपिसोड 13 देखोगे तो लिखना भी सीख जाओगे। देखो सोल्व करें तो व्हाट विल वी गेट, 2i माइनस आई आई, 3j माइनस जे 2j माइनस के माइनस 2k। लो आ गया पोजीशन वेक्टर। देखिए अब अगर मैं आपसे पूछता, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता कि पोजीशन अब आपको बतानी है 1 1 1 की, ठीक है। अगर दूसरी पोजीशन की मैं बात कर लूं, पोजीशन ऑफ 1 1 1, तो क्या करेंगे। अगर आपको 1 1 1 की पोजीशन बतानी है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या किया जाए उस केस में, उल्टा कर दो। पी क्यू वैक्टर जो होगा वही होगा ना, उल्टा करेंगे, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी वैक्टर। ये क्योंकि पॉइंट की बस पोजीशन ही तो बदली है और कुछ थोड़ी चेंज हुआ है, पी क्यू वैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू पी वैक्टर। तो आपका जो आउटपुट है अब आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k। डिफरेंस समझ रहे हो, ये है डिफरेंस दोनों, ठीक है। बस तो जिसकी मर्जी पोजीशन एक फाइंड कर लो, दूसरे के लिए क्या लगा दो, माइनस लगा दो। क्लियर। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो, नोट कर लो और अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलेंगे। आ जाओ चलें अगले न्यूमेरिकल की तरफ। देखो जैसे आपको बोला गया कि फाइंड पोजीशन ऑफ 6 3 -1 विद रेस्पेक्ट टू 0 0 1। ओके, आपको इसकी पोजीशन फाइंड करनी है इसके रेस्पेक्ट में। सबसे पहला काम क्या करोगे, आप एक वेक्टर ही बनाओगे। सबसे पहले बना लिया, अब आप पॉइंट दे दो। मान लो ये P है और ये मान लो Q है, आपने पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पे आपने P रख दिया, पोजीशन ऑफ, जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है वो आपका जाएगा इधर, ध्यान रखना, जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है, और इधर क्या रख दिया, Q रख दिया। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, फिर से आपको QP वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, दैट्स इट। P वेक्टर का मतलब बच्चों 6i कैप 3j कैप माइनस k कैप, ये हो गया। और Q वेक्टर का मतलब 0i कैप 0j कैप प्लस k कैप, लो ये हो गया Q वेक्टर। डन, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली। आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, QP वेक्टर मिल जाएगा। अगर आपसे PQ वेक्टर पूछा होता तो आप क्या लिख देते, माइनस ऑफ QP वेक्टर। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सारा गेम किस चीज का आप देख पा रहे हैं, सारा गेम इसका है, इस एरो का। बस आपको ये एरो एडजस्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है उसकी तरफ एरो और दूसरे को इस तरह से। और लिखने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है, समझ गए। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, क्लियर, बात समझ आई आपको। चलो अब एक क्वेश्चन और अपने कंसीडर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है जेई के अंदर जो आया था, बेसिकली उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। आपको बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, क्यूब की साइड है ए और उसके फेसेस शो कर रखे हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी, ये सेंट्रल पॉइंट है फेस का, से सेंट्रल पॉइंट बी ई एफ ओ तक चलते हैं, एच तक चलते हैं। ये बी ई एफ ओ हो गया हमारे लिए, बी ई एफ ओ, ठीक है, यहां से यहां तक। तो बताने वाला वेक्टर कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये प्रॉब्लम पूछी गई थी जेई 19 में। अब बेसिकली है क्या ये क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ही क्वेश्चन है। इन्होंने देखो एरो इस बार ना लगा के ही दे रखा है, एरो देखो, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये सीन बन रहा है। यहाँ पे है जी, ये जो पॉइंट है ये है जी, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, एच। हमसे पूछा गया है कि जी एच वेक्टर यानी कि
जी एच वेक्टर यानी कि क्या, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यानी कि एच वेक्टर माइनस जी वेक्टर की वैल्यू बताइए। अब आप ध्यान से देखो, एक्सिस दे रखे हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। कन्वेंशनल एक्सिस नहीं है, एक्सिस उल्टे हैं। तो अगर हमें किसी तरह एच के और जी के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जी और एच, एच क्या है, मिड पॉइंट है, तो एच के कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे लिखेंगे। एच क्या है, वाई जेड प्लेन में है, एच है वाई जेड प्लेन में, तो इसमें जो एक्स होगा बच्चों वो जीरो होगा। वाई जेड दोनों के मिड पॉइंट है ना, ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए बाई टू कॉमा ए बाई टू। एक्स हो गया जीरो क्योंकि वाई जेड प्लेन है और इन दोनों का मिड पॉइंट है ए साइड का, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई टू कॉमा ए बाई टू। अगर हम बात करें जी के कोऑर्डिनेट्स की, देखिए जी भी क्या है, कौन से प्लेन में है, जेड एक्स, जी जो है वो जेड और एक्स प्लेन में है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो हो जाएंगे। और बिकॉज यहां भी ये मिड पॉइंट है तो ए बाय टू कोमा जीरो कोमा ए बाय टू ये आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ए बाय टू कोमा जीरो कोमा ए बाय टू आ जाएगा। तो देखो यही तो चाहिए था, जी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, एच के कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल मिल चुके हैं, तो क्या करें अब, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकालें। तो आ जाओ आंसर निकालेंगे इसका, देखिए क्या आएगा। जैसे ही हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एच वेक्टर, दिस इज द एच वेक्टर, जीरो आई कैप प्लस ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप, ओके, माइनस जी वेक्टर ए बाई टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप। इसको सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या आएगा, देखो यहाँ पे बचा हमारे पास ए बाई टू जे कैप, ए बाई टू आई कैप, ए बाई टू के कैप। तो अगर आप ध्यान से देखो, ए बाई टू के कैप से ए बाई टू के कैप तो हो गया कैंसिल, क्या आ गया, ए बाई टू जे कैप माइनस ए बाई टू आई कैप। तो ए बाई टू कॉमन ले ले, ब्रैकेट में आ गया जे कैप माइनस आई कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे रखा है, देखो ध्यान से, क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे रखा है, ए बाई टू जे कैप माइनस आई कैप, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखें, जो ऑप्शन बी है टू, ये आंसर आ गया। समझ आया, तो कैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बेस बना के जेई 19 की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो गेटिंग माई पॉइंट, तो कुछ टफ नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस छोटी सी बात जो ध्यान रखनी है कि जी एच वैक्टर लिख रहे हो, एच वैक्टर माइनस जी वैक्टर करना है, वहां से यू विल गेट द आउटपुट। समझ गए, ओके। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, अगर हमें बोले कि अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या है, पहले हमें वो पता लग जाए। वो है डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू क्या था बच्चों, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये है डेल्टा आर वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मोड ऑफ डेल्टा आर, तो याद है ना कैसे निकाला जाता है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। तो ये कुछ याद आया आपको, टेंथ क्लास के अंदर एक चीज पढ़ी थी आपने, अगर आपको याद हो, मैथ्स के अंदर, टेंथ की मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा था, ये वही है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वही है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला को इस तरह से डिराइव किया जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जब आप मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलते ही डिस्टेंस बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा यानी कि उसकी डायरेक्शन खत्म होगी, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी, जो कि क्या है, डिस्टेंस है। समझ गए, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कुछ इस तरह से, आपको बोला गया कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड
फ्रॉम P110 टू Q-101। ठीक है, तो देखो पहला तरीका तो वही है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेक्टर बनाओ, सबसे पहले बना लिया वेक्टर। फ्रॉम P से शुरू करो और Q तक लेके चलो। फ्रॉम P टू Q लो। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं? बाद में जो आ रहा है Q कहाँ आ रहा है? बाद में आ रहा है। तो आपको लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है। क्या लिखा जाएगा? P Q वेक्टर, यानी कि Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। क्या आप फाइंड नहीं कर सकते इसको? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आ जाएगा? देखो, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, क्या मिलेगा? माइनस आई कैप प्लस जीरो प्लस जे के कैप। सॉरी, जे तो खत्म हो गया ना, जे तो जीरो में चला गया। यहाँ क्या आ जाएगा? के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। के को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। माइनस आई माइनस 2i, जीरो माइनस जे के माइनस जीरो के। लो, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब अपने को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड के लिए कि वो लगाएं x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करो, सीधा सीधा एक काम करो, सिर्फ क्या कर लो, रूट लगाओ, यहाँ लिखो -2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दैट्स इट। -2 स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? √6। दैट्स इट। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, कुछ था ही नहीं। पहले क्या नहीं किया मैंने? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? उसका मैग्नीट्यूड बेसिक फॉर्मूला से निकाल लिया, तो हमारा क्वेश्चन खत्म। तो पॉज करके नोट करो इस क्वेश्चन को आराम से और चलते हैं आगे। देखो, अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नल वेक्टर। कई वेक्टर्स हमने पढ़े, अब हम पढ़ते हैं अगला वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम लोग बेसिकली जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, इसको जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। तो नल वेक्टर क्या है? सिंपल सी बात है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। उसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर बोलेंगे। तो बेसिकली अगर मान लो कोई वेक्टर हमें दे रखा है, बोला गया है कि ये एक नल वेक्टर है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस सी के कैप इज ए नल वेक्टर। ठीक है, ऐसे बोल दिया। जैसे यूनिट वेक्टर वाले प्रॉब्लम किए थे ना एपिसोड 13 के अंदर, यूनिट वेक्टर वाले प्रॉब्लम किए थे, वैसे ही इज ए नल वेक्टर देन फाइंड सी। हमें कहते हैं सी बताइए कितना आएगा। तो क्या करोगे? आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो अच्छी तरह से। कैसे निकालते हैं? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर किसके इक्वल कर दोगे? जीरो के। और 4 प्लस 9 13 कितना हो गया? दोनों स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? 13 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको जो सी स्क्वायर की वैल्यू मिली -13, या सी की वैल्यू आपको मिली आयोटा 13, √13। ठीक है, क्योंकि √-1 क्या होता है? 13, √-1 आयोटा होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ वहाँ 1 के इक्वल करते थे, यहाँ किसके इक्वल कर दो? जीरो के। और एक बात ध्यान रखना, जो नल वेक्टर होता है उसको ऐसे ओ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? ओ वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ वेक्टर से। गेटिंग माई पॉइंट? समझ आई चीज? तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि वेक्टर का अलजेब्रा कैसे किया जाता है, हाउ वी विल प्रोसीड अलजेब्रा ऑफ द वेक्टर। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द फिजिक्स बूस्टर को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द फिजिक्स बूस्टर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 15 के अंदर मिलेंगे। वेक्टर की बहुत सारी बातें और करेंगे। तो तब तक पुरानी वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर।